हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने जो एनिमल डिजीज़ है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो पशु परीक्षण में जो एआई टॉपिक है, यानी जो कृत्रिम गर्भाधान है उसके बारे में। यानी कृत्रिम गर्भाधान जो पशु परीक्षण में टॉपिक है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो जो पशु परीक्षण और जो एलएसए के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी जो कृत्रिम गर्भाधान है वो आज का टॉपिक है। तो कृत्रिम गर्भाधान की जो एआई की फुल फॉर्म है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। इसमें हम कुछ पहले महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जो कृत्रिम गर्भाधान से इम्पोर्टेंट है। यानी विश्व में सबसे पहले एआई जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो किसने किया था और किस में किया था। यानी विश्व में सबसे पहले जो लाजारो लाजारो स्प्लेंजानी ने 1780 में कुतिया में किया गया था। पूछ ले कि विश्व में जो एआई की जो सबसे पहले जो एआई है वो किस जानवर या किस पशु में की गई, तो हम बता दें कुतिया में की गई थी। और किसने किया था? लाजारो स्प्लेंजानी ने 1780 में किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में जो सबसे पहले एआई है वो डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में मैसूर के डेयरी फार्म में कर ली थी। यानी भारत में पूछ ले सबसे पहले तो संपत, यानी भारत में सब ये से याद करते हैं कि भारत में जो है पूरे भारत में संपत है, यानी पूरे भारत इकट्ठा, यानी सभी भारतीयों में आपस में संपत है। तो हम बता देंगे संपत कुमार ने 1939 में मैसूर के डेयरी फार्म में की थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो रूसी वैज्ञानिक है एवेनोक व उसकी टीम ने पहली बार भेड़ों में सफलतापूर्वक एआई की थी। यानी पूछ ले कि भेड़ों में सफलतापूर्वक सबसे पहले एआई किसने की थी। तो जो रूसी वैज्ञानिक है एवेनोक व उसकी टीम ने सबसे पहले भेड़ों में जो एआई जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्वक कर ली थी। ये हमने एआई से यानी कृत्रिम गर्भाधान से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें जो एआई है यानी कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए सबसे पहले हमें सीमन की आवश्यकता होती है। यानी सीमन संग्रहण विधियां देखते हैं हम सबसे पहले भी सीमन को एकत्रित कैसे किया जाता है, यानी संग्रहण कैसे किया जाता है। तो सीमन संग्रहण की जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं वो मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहली है मसाज करके, दूसरी है विद्युत झटके द्वारा और तीसरी है कृत्रिम वेजाइना के द्वारा। यानी सीमन संग्रहण की जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं, मसाज विद्युत के द्वारा और जो कृत्रिम वेजाइना है उसके द्वारा। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कृत्रिम वेजाइना जो विधि है, जो सीमन संग्रहण की विधि है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो इनके बारे में हम अब जो आगे है वो पढ़ेंगे कि मसाज विधि कैसे होती है और विद्युत झटके विधि द्वारा सीमन का संग्रहण कैसे होता है और कृत्रिम वेजाइना के द्वारा सीमन संग्रहण कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मसाज जो विधि है उसके द्वारा सीमन संग्रहण के कैसे किया जाता है। यानी जो नर पशु है उसके जो जननांग है उसको सहलाकर यानी उसके जो मसाज करके इस जो सीमन है वो संग्रहण किया जाता है। दूसरी है विद्युत झटके द्वारा, यानी जो नर पशु है उसके जो गुदा में 10 से 15 वोल्ट के झटके देते हैं। इस विधि से प्राप्त जो वीर्य है उसका आयतन तो अधिक होता है लेकिन उसकी सांद्रता कम होती है। यानी इसका जो आयतन तो यानी ये बहुत मात्रा में तो सेमन प्राप्त होता है लेकिन इसकी सांद्रता कम होती है, यानी ये बहुत ही कम उपयोगी होता है। तीसरी विधि है कृत्रिम योनि यानी कृत्रिम वेजाइना, यानी नर पशु में से एकत्रित करने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। यानी नर पशु से जो वीर्य एकत्रित करने की है जो है सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है, तो कृत्रिम योनि मानी जाती है। परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि सीमन संग्रहण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो हम बता देंगे कृत्रिम योनि जो है वो सीमन संग्रहण की सबसे श्रेष्ठ विधि है। इस विधि में कृत्रिम योनि का तापमान है वो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। यानी 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो तापमान है कृत्रिम वेजाइना का तापमान है वो रखा जाता है, क्योंकि इतने तापमान में जो वीर्य है यानी वीर्य में जो शुक्राणु है वो नष्ट नहीं होते हैं।
उसके लिए जो ये तापमान है वो उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस विधि में जो कृत्रिम योनि है इसका तापमान 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में सीधे पूछ लिया जाता है कि कृत्रिम वजाइना है तो इसका जो तापमान है वो कितना रखा जाता है, तो हम बता देंगे 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक कृत्रिम वजाइना का तापमान रखा जाता है। ये हमने तीनों सीमन संग्रहण की विधियां कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो कृत्रिम योनि है, जो कृत्रिम वजाइना है, वो सांड के लिए कितना इसका तापमान और उसकी लंबाई कितनी होती है, अलग अलग पशुओं में कितनी कितनी यानी कृत्रिम योनि की लंबाई होनी चाहिए और उसका तापमान कितना कितना होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सांड है, सांड के लिए कृत्रिम योनि का जो तापमान है वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पीछे हमने देखा था कि 45 से 42, यानी लगभग एवरेज है ये, यानी 37 से कह सकते हैं हम, 37 से 42 कहते हैं, 35 से 42 है ये हो सकता है, यानी 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कृत्रिम योनि का तापमान रखा जाता है। और इसकी जो कृत्रिम योनि है इसकी लंबाई जो है वो 35 से 40 सेंटीमीटर होती है, यानी जो सांड है, गाय या भैंस का जो सांड है, इसमें जो कृत्रिम योनि है उसका तापमान तो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 35 से 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। आगे देखते हैं हम, जो इसमें जो कुत्ता है, कुत्ते में जो कृत्रिम योनि का उपयोग किया जाता है उसके 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रखा जाता है और उसकी जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बकरा, बकरे में 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक और इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। सूअर में जो है, सूअर में 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, घोड़े में 50 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रखा जाता है। सूअर में जो है इसकी लंबाई है वो 12.5 सेंटीमीटर तक रखी जाती है और घोड़े में 54 सेंटीमीटर तक ये इसकी यानी कृत्रिम योनि की लंबाई रखी जाती है। ये हमने देखा कि अलग अलग पशुओं में जो कृत्रिम योनि है इसका तापमान है वो कितना कितना होना चाहिए और कृत्रिम योनि की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सांड का पूछ लेता है और बकरे का और जो घोड़े का ये पूछ लेता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि जो वीर्य स्खलन का जो आयतन है वो अलग अलग पशुओं में अलग अलग होता है। तो इसमें जो वीर्य एकत्रित करते हैं तो इसमें कितना कितना वीर्य इसमें एकत्रित यानी जो वीर्य स्खलन होता है। यानी सांड, सबसे पहले हम देखते हैं कि सांड जो है यानी बुल यानी गाय के सांड में जो वीर्य का आयतन है वो 6 ml होता है। यानी जो संग्रहण करते हैं तब हमें जो वीर्य जो प्राप्त होता है, जो सीमन प्राप्त होता है वो 6 ml प्राप्त होता है। और भैंस के जो बुल में है वो 3 ml होता है। और मेंढा यानी रैम, इसे रैम भी बोलते हैं, जो मेंढा है मेंढे में 1 ml होता है। घोड़े में जो है 80 ml तक, यानी स्टेलियन बोलते हैं घोड़े को, यानी 80 ml तक वीर्य स्खलन करता है घोड़ा। और कुत्ता है 10 ml तक करता है। बकरा 1.25 ml तक इसका जो वीर्य स्खलन है होता है। जो सूअर है इसमें 250 ml तक, यानी सबसे ज़्यादा वीर्य का आयतन है वो किस में होता है, तो सूअर में होता है, लगभग 250 ml तक होता है। और सबसे कम है वो मेंढा, यानी जो भेड़ का जो नर है उसमें होता है, यानी लगभग 1 ml तक इसमें वीर्य का आयतन होता है। यानी सांड में देख ले तो 6 ml, जो भैंस के जो सांड है उसमें देख लें तो 3 ml, मेंढे में 1 ml, घोड़े में 80 ml, कुत्ते में 10 ml, बकरे में 1.25 ml और सूअर में जो है 250 ml तक वीर्य का आयतन होता है। ये परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि सीधे पशु दे के पूछ लेंगे कि इस पशु में जो वीर्य का आयतन है वो कितना होता है, या ऐसे पूछ ले कि सबसे अधिक वीर्य का आयतन किस पशु में होता है, या ऐसे पूछ ले कि वीर्य का जो आयतन है सबसे कम किस पशु में होता है। ये हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं। अब आगे देखते हैं जो कृत्रिम गर्भाधान की जो विधियां हैं वो अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है, यानी जो एआई है वो किस पशु में कैसे की जाती है, यानी किस विधि के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाय व भैंस में जो है वो रेक्टोवेजाइनल विधि होती है। यानी गाय भैंस के अंदर जो रेक्टल यानी जो
गुदा मार्ग है उसके और वेजाइनल के जो मार्ग है उसके द्वारा जो कृत्रिम गर्भाधान है वो गाय भैंस में की जाती है। तो इसमें रेक्टोवेजाइनल विधि है गाय भैंस में। भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि है, यानी वेजाइनल स्पेकुलम, जो स्पेकुलम है वो एक औजार है, यानी एक ये अंतर जो एआई करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए, जो भेड़ बकरी में वेजाइनल जो स्पेकुलम के द्वारा की जाती है। और एक अगले हम देखते हैं कि सुअर में कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि होती है, यानी एक स्क्रू के टाइप का औजार होता है, इसके द्वारा हम सुअर में यानी सुअरी में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। घोड़ी में जो है वेजाइनल विधि के द्वारा ही करते हैं, यानी इसमें रेक्टल का जो गुदा मार्ग है इसका उपयोग इसका जो वेजाइनल विधि के द्वारा ही करते हैं, रेक्टल के द्वारा नहीं करते हैं। केवल वेजाइनल विधि है तो घोड़ी है, और गाय भैंस में जो है वो रेक्टोवेजाइनल है। भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि है, और सुअरी में जो है कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि है, ये होती हैं। यानी ये कृत्रिम गर्भाधान की विधियां हैं, अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है। तो ये सीधे पूछ ली जाती हैं कि गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान है वो किस विधि के द्वारा की जाती है, तो रेक्टल वेजाइनल विधि के द्वारा की जाती है। भेड़ बकरी में पूछ ले तो वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा की जाती है, और सुअरी में पूछ ले तो कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि के द्वारा की जाती है, और घोड़ी में वेजाइनल विधि के द्वारा की जाती है। ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे हैं, जो कृत्रिम गर्भाधान की विधियां हैं वो देख ली हैं, यानी ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और इससे आगे हम देखते हैं कि जो कृत्रिम गर्भाधान की जो विधियां हैं वो कैसे कैसे की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गाय भैंस में रेक्टोवेजाइनल विधि इस ऐसे जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें करते हैं, ऐसे की जाती हैं। यानी सबसे पहले हम गुदा के जो अंदर है वो हाथ डाल के, और जो एआई गन है इससे हम वेजाइना के द्वारा जो वेजाइना मार्ग पर है उसके अंदर प्रवेश करवाते हैं। उसके बाद हम जो सीमन है वो जो गर्भाशय इसके अंदर छोड़ देते हैं। तो ये रेक्टोवेजाइनल विधि है। दूसरी है जो वेजाइनल स्पेकुलम, ये जो भेड़ बकरी में है ये इसके द्वारा की जाती है। यानी जो ये वेजाइनल स्पेकुलम है, ये जो उसकी वेजाइना है, जैसे भेड़ बकरी वेजाइना है उसको जो अंदर डाल के इसको, यानी इसके द्वारा ही वेजाइनल स्पेकुलम के द्वारा ही ये कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ये हमने देख लिया जो कृत्रिम गर्भाधान है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमने कृत्रिम गर्भाधान जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ा है। और वो कुछ पॉइंट और रह गए हैं जो अगली क्लास में हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।